हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज लेक्चर 6 है जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। लेक्चर 6 के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और संविधान की जो सीरीज चल रही है इस समय, तो उसमें आज क्वेश्चन नंबर 126 है, उसको पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और आप लोगों को जो कमेंट के लिए क्वेश्चन दिया जाता है उसका आप जवाब दिया करें। और जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। किसी भी परीक्षा से संबंधित आप टेस्ट दे सकते हैं, तो ग्रुप ज्वाइन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी क्लासें आप लोगों को पढ़ाएं, सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करते रहा करें, जिससे बाद में रिवीजन करने में कुछ आसानी रहेगी। अब आज का जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के, क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राज्यपाल हैं वह हर राज्य में होंगे, तो इसका प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 136, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 153। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो है अनुच्छेद 153 बिल्कुल सही आंसर है। तो राज्यों के राज्यपाल होंगे, तो आर्टिकल 153 में इसका प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राज्यपाल की जो इनकम होती है वो कितनी होती है, 3,50,000 रुपये होती है। कितनी? 3,50,000 रुपये होती है। ये किसकी इनकम है? राज्यपाल की इनकम है। और आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अब इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया। अगर आपसे आर्टिकल 124 पूछा जाए, आर्टिकल 124 में किसके बारे में बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 127 बताइए। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है 150, ऑप्शन नंबर बी है 173 आर्टिकल, और ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 189, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 161। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आप लोगों को आंसर भी बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 161 में क्या कहा गया है, राज्यपाल को क्षमादान शक्ति दी गई है। तो क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत दी गई है, तो आर्टिकल 161 के तहत दी गई है। आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया है। जितने भी प्रश्न आप लोगों को हम क्लास में करा रहे हैं, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से इनका अध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर 128 है, जिसमें पूछा गया है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 163, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 165। क्या चारों में कोई ऑप्शन मिल रहा है जिसमें विधानसभाओं के गठन की बात की गई? तो इसमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें विधानसभा के गठन की बात की गई। विधानसभा का गठन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 170 में विधानसभा के गठन की बात की गई। जो आर्टिकल 168 दे रखा है, इसमें विधानमंडल के गठन की बात की जाती है। विधानमंडल जैसे राज्य में होता है, और यही अगर सेंट्रल में देखा जाए, संसद कहते हैं। सेंट्रल में इसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 79 में है। और विधानमंडल का जो गठन किया जाता है,
किस आर्टिकल के तहत? 168 आर्टिकल के तहत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 169 में क्या है, आर्टिकल 169 में किसके बारे में बताया गया? तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया। किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में बताया गया। विधान परिषद वर्तमान में है कितने? तो विधान परिषदों की संख्या 6 है। कितनी है? विधान परिषदों की संख्या 6 है। और कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है? यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, जिसे आर्टिकल नंबर 165 है। आर्टिकल नंबर 165 में किसके बारे में बताया गया? राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया। आर्टिकल नंबर जो 163 है, 163 में बताया गया कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। आर्टिकल 169 समझ में आया, आर्टिकल 170 समझ में आया, आर्टिकल 168 समझ में आया, आर्टिकल 165 हमने बताया, आर्टिकल 163, इन सभी अनुच्छेद के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। तो सभी अनुच्छेद के बारे में जो भी बताया जाए उनको आप लोग नोट करते रहा करें। क्वेश्चन नंबर 129 है, जिसमें पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 451 के तहत, अनुच्छेद 198 के तहत, अनुच्छेद 189 के तहत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 198 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 198 में उल्लेख किया गया है कि विधान परिषद में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बात समझ आ गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए विधान परिषद कितने राज्यों में है? विधान परिषद 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, इन 6 राज्यों में विधान परिषद का निर्माण किया गया। पहले कितने राज्यों में थी? 7 राज्यों में। अब कौन से राज्य को ख़त्म कर दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसमें विधान परिषद को ख़त्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है? हमने आपको बताया था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के तहत रिटें जारी करने की शक्ति होती है। इसी प्रकार हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है कि वह रिटें जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कितनी रिटें जारी करता है? 5 रिटें। और हाई कोर्ट कितनी रिटें जारी करने की शक्ति होती है? 6 रिटें जारी करने की शक्ति होती है। लेकिन किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 230, तो अनुच्छेद 242। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को रिटें जारी करने की शक्ति दी गई है। तो कितने रिटें जारी करने की शक्ति दी गई है? तो 6 रिटें जारी करने की शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए और बताइए कि भारतीय के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 246 का ए, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 279 का ए, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 269 का ए, और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 323 का ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 279 ए में क्या किया गया है? जीएसटी परिषद के बारे में निर्माण किया गया है या जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 279 में जीएसटी के बारे 79 के ए में जीएसटी के बारे में बताया गया है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप लोगों को हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी थी। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले अपनाने वाला जीएसटी अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस है। और भारत में कौनवां संविधान संशोधन जीएसटी संबंधित हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी संबंधित हुआ था, जो 2016 में किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। पूछा जाए भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस
1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन की सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 132 देखिए। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो वित्त जो आयोग है वो किसके बारे में बताता है? किस आर्टिकल में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 300 में, अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 220 में और अनुच्छेद 290 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। क्या कहा गया है? वित्त आयोग के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 133 है, जिनसे पूछा गया है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? संपत्ति का जो अधिकार पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार था 19 का एफ में, और 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया। तो जो क्या था? मौलिक अधिकार था। क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन बाद में क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978, जिसके तहत ये 19 एफ और 31 को समाप्त करके इन दोनों को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार किस आर्टिकल में सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी है, 300 के ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इतनी बात समझिएगा, जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। अब भाग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 300 ए में है। और पूछा जाए किस भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग 12 में इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में पूछा गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इतनी बात समझ आई? क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। अनुच्छेद 361 है, ऑप्शन नंबर बी है 345, ऑप्शन नंबर सी है 330, ऑप्शन नंबर डी है 326। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 345 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को लोकसभा में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। तो इतना समझ आ गया है। अब आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 135, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। ये इसका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के 2 में, अनुच्छेद 344 के 1 में, अनुच्छेद 343 के 1 में और अनुच्छेद 343 के 3 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 343 के 1 में देवनागरी लिपि में हिंदी संघ का आधिकारिक भाषा होगी, उसके बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को एक और बताइए कि जैसे पूछा जाए कि राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है? आपसे पूछा जाए राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 17 में है। और किस आर्टिकल है? 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में बताया गया है। तो राजभाषा किस अनुभाग में है? 17 में है। और आर्टिकल पूछा जाए तो 343 से 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन किया गया है किसके? राज्यसभा में। इसका प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 4, ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 7, ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 6 और ऑप्शन नंबर डी अनुसूची दूसरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 4 में किसके बारे में बताया गया? अनुसूची 4 में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है। और दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा इन अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन जितने प्रश्न समझ आ गए। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 137 नंबर है, भारत के संविधान के भाग
4 का अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है? तो क्या पूछा गया, मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया है, ये किस में बताया गया? 4 एक में बताया गया और 51 के 1 में बताया गया। लेकिन कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 0 थे। कितने थे? 0 थे। किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। पहले कितने थे? 10 थे। अब 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया? 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको भारतीय संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 138 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के, क्वेश्चन नंबर क्या है 138 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या से प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है, या मौलिक अधिकार को कहा जाता है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है, या संविधान के सभी अनुच्छेदों को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आप लोगों को आर्टिकल 32 बताना है। क्या बताना है? आर्टिकल 32 बताना है, संवैधानिक उपचारों को बताना है, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक किस भाग में है? 4 में है। और इतनी बातें आप लोग, ये भी बातें आप लोगों को नोट करनी है, सभी बातों को आप लोग नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर अब 139 बताइए। पूछा गया है भारत है एक। ऑप्शन नंबर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह बात जोड़ी गई थी। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। कितनी बार? एक बार संशोधन किया। कब? 42वां 1978 में किया गया था। अब कितने शब्दों को जोड़ा गया था? 3 शब्दों को। कौन कौन से? अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अब 140 देखिए। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए USA, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट करिए। इस पर देखिए किस विद्यार्थी को इस प्रश्न का सबसे सही आंसर पता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ से किया गया है, किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? USA से लिए गए। अगर आपसे पूछा जाए संघीय कार्यपालिका कहाँ से ली गई? कनाडा से। अगर आपसे पूछा जाए जर्मनी से क्या लिया गया है? अगर आपसे पूछा जाए जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से जब आपातकाल लागू किए जाते हैं उसमें मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थगन हो जाता है मौलिक अधिकारों का। तो इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों को बताना है 141 नंबर क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? जोड़ा कितने शब्दों को गया था? 3 शब्दों को। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कि कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, गुटनिरपेक्ष बिल्कुल नहीं जोड़ा गया और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसके तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। संविधान की जो आत्मा है किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को और किस नाम से जानते हैं? तो उद्देशिका भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका कहा जाता है। और उद्देशिका
को संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। और संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृति कब मिली थी? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 142 है, पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका किसे कहा जाता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए है उसमें 3 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 1 बार, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 बार संविधान संशोधन में मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। जो कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताना है 143 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर बी है 324, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 322 और ऑप्शन नंबर डी है 326। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 324 आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? तो 324 में उल्लेख किया गया। अगर आपसे पूछा जाए भाग कौन सा है, तो भाग इस प्रश्न का भाग होगा 15। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? निर्वाचन के बारे में भाग 15 में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 320 में क्या है, तो लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं। क्या है? लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं। और 324 में क्या है? निर्वाचन है। और 322 में किसके बारे में बताया गया है? तो लोक सेवा आयोग का जो व्यय होता है, लोक सेवा आयोग का जो व्यय भत्ता होता है, तो वो किसके आर्टिकल 322 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 326 में किसका उल्लेख है, 326 में किसका उल्लेख है, तो लोकसभा और जो विधानसभा होता है उसके जो पदाधिकारियों का चयन होता है वो वयस्क मताधिकार के रूप में होता है। तो इसका प्रावधान किसमें दिया गया है? आर्टिकल 322 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 324 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 144 बताइए, जिससे पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग है, वह आर्टिकल भाग किस में है? भाग 15 में। और आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो 324 में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अब आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 145 है कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या है? निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी होते हैं। अब आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन नंबर 146 है, उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कराया जाता है 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, कभी भी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी भी उपचुनाव कराया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 147 है, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख है वह किस आर्टिकल में है? ऑप्शन नंबर ए है 343 अनुच्छेद से 351 अनुच्छेद तक, ऑप्शन नंबर बी है 434 अनुच्छेद से 315 अनुच्छेद तक, ऑप्शन नंबर सी है 443 से 135 अनुच्छेद तक, ऑप्शन नंबर डी है 334 से 153 अनुच्छेद तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351 तक भाषा के बारे में बताया गया। भाग 17 का उल्लेख पूछा जाए, भाग 17 के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 343 से 351 तक है। भाग 17 में किसके बारे में बताया गया? राजभाषा के बारे में बताया गया है। तो 147 क्वेश्चन नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 148 है, जिससे पूछा गया भारत की राजभाषा है
भारत की राजभाषा है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी हिंदी व अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। देखते हैं कौन विद्यार्थी इस प्रश्न का सही जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों को 149 बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1955 में जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है बीजी खेर, ऑप्शन नंबर बी है बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी है बीजी मीरचंदानी और ऑप्शन नंबर डी है इकबाल नारायण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीजी खेर क्या थे, जो 1955 में गठन हुआ था राजभाषा आयोग का, उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए 150 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में उर्दू को प्रथम राजभाषा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताना है 151 नंबर क्वेश्चन है। 151 नंबर क्वेश्चन है जिससे पूछा गया है संविधान के जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर क्या है 151 है जिससे पूछा गया है कि संविधान के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी के.एम. मुंशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आप लोगों को जवाब देना है। देखते हैं कौन विद्यार्थी इस प्रश्न का सही आंसर देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जाए उन सभी क्लासों को करते रहिए और हर परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।